सारे बच्चों, मैं रैम सर रैम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले वाले वीडियो में हमने जाना कि अधिगम क्या होता है और अधिगम के चरण क्या है। ठीक है, तो अधिगम मतलब था ऐसा प्रक्रिया जिससे हम किसी लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, और अधिगम का दूसरा अर्थ सीखना भी होता है। लेकिन मैंने कहा था कि सीखना और अधिगम में बारीकी में देखोगे तो सीखने का मतलब में लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त हो भी सकता है और नहीं भी। इसके लिए आपको वीडियो देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा। आई बटन पर आप क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो गाइस अब जो अगला टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा अधिगम के प्रकार, मतलब कि टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। अब ये जो अधिगम के प्रकार हैं आप दो तरीके से इन्हें देख सकते हैं। एक आपके सामान्य प्रकार है, मतलब ध्यान रखना ये अधिगम के प्रकार किस तरीके से हैं, सामान्य। ये सामान्य वर्गीकरण है। इसके हिसाब से क्या है कि ये जो अधिगम है ये दो तरीके का होता है। गत्यात्मक अधिगम, अंग्रेजी में कहेंगे डायनेमिक लर्निंग, डायनेमिक लर्निंग, और एक होता है संज्ञानात्मक अधिगम जिसकी अंग्रेजी होती है कॉग्निटिव लर्निंग। अब देखिए ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये समझ में तभी आएगा जब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊँ। तो देखिए ये जो गत्यात्मक अधिगम है, डायनेमिक लर्निंग है, इसका मतलब होता है ऐसे सीखना जिस चीज़ को व्यवहार में अपनाना होता है। और याद रखिए ये जो संज्ञानात्मक अधिगम है ये वहाँ होता है, ये देखिए कॉग्निटिव मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ था, जहाँ पे संज्ञान हो। क्या हो प्यारे बच्चों, संज्ञान। और आप जब भी संज्ञान वर्ड आए तो एक ही मतलब याद रखना, और वो मतलब है समझ। संज्ञान का मतलब क्या होता है, समझ। अंग्रेजी में कहेंगे अंडरस्टैंडिंग। ये साइकोलॉजिकल वर्ड है, जैसे कॉग्निटिव है तो इसकी नॉर्मल इंग्लिश क्या हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग। संज्ञान वर्ड है, उसकी सामान्य हिंदी क्या हो जाएगी, समझ, जिसको हम समझ सकते हैं। तो संज्ञानात्मक अधिगम का मतलब होता है जिसमें हम समझ से सीखते हैं, और गत्यात्मक अधिगम का मतलब होता है जिसमें हम कोई चीज़ प्रैक्टिकल करके या व्यवहार में अपना कर सीखते हैं। अगर ये अभी क्लियर नहीं हुआ होगा तो आगे के एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल है, जैसे आप याद करिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपने प्रैक्टिस करके या व्यवहार में अपना कर सीखी थी। सबसे पहला क्या है, साइकिल चलाना। साइकिल चलाना क्या आपको देखने से आ गया था, क्या देखने से नहीं आया था, आपको साइकिल खुद चलानी पड़ी थी। कई बार आप गिरे थे, हाथ पैर टूटे थे, उसके बाद फाइनली आप साइकिल चलाना सीख गए थे। वैसा ही दूसरा है टाइपिंग करना। बताइए क्या टाइपिंग आप समझ से सीख लोगे, क्या नहीं, आपको उंगलियां चलानी पड़ेंगी, और उंगलियां चलाने के बावजूद भी क्या आपको आने लग जाएगी, नहीं, उसके लिए आपको बार बार क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। तो आप मोटा मोटा समझ लो कि गत्यात्मक मतलब ऐसा अधिगम जिसमें हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस का मतलब जिस चीज़ को हमें अपने व्यवहार में लाना होता है। ऐसे एक और देख लो, पियानो बजाना है तो कोई पियानो बजाता है, गिटार बजाता है, तो आपको लगता है कि जो गिटार बजाते हैं लोग वो देख कर बजाने लग जाओगे, जैसे आप भी उंगलियां चलाने लग जाओ और ऊपर नीचे ऐसे करने लग जाओ तो आपको आने लग जाएगा, क्या नहीं, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार उसकी क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। स्विमिंग को ले लो, क्या स्विमिंग आपको ऐसे ही आएगी, पहली बार आप नदी में कूदे या स्विमिंग पूल में कूदे तो क्या आपको तैरना आने लग गया, बार बार उसके लिए आपको हाथ पैर आगे पीछे करने पड़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, धीमे धीमे आपको आने लग जाएगा। और है मतलब जिसमें आपको मतलब फाइनली क्या निकल के आया कि गत्यात्मक अधिगम ऐसा अधिगम होता है जिसमें आपको चीज़ों को खुद से करने की ज़रूरत पड़े, जिसमें चीज़ों को खुद से करने की आपको क्या पड़ेगी, ज़रूरत। वो कौन सा अधिगम कहलाएगा प्यारे बच्चों, गत्यात्मक अधिगम, मतलब कि अंग्रेजी में डायनेमिक लर्निंग। ठीक है, अब आते हैं प्यारे बच्चों के सर संज्ञानात्मक अधिगम का। संज्ञानात्मक अधिगम को मैं समझा चुका हूँ, ये संज्ञान वर्ड से मिला है जिसका सामान्य अर्थ क्या होता है, समझ। अब जैसे देखिए निबंध लिखना है तो इसके लिए क्या प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो निबंध लिखना आ जाएगा, क्या नहीं, निबंध तो उसी को लिखना आएगा जिसके पास क्या है, समझ, जिसके पास बढ़िया बढ़िया विचार आते हैं, कोट्स आती हैं, तभी तो आप निबंध लिख पाओगे। तो निबंध आपको कोई सिखा नहीं सकता, प्रैक्टिस से नहीं सीखते हैं। प्रैक्टिस से आपका इम्प्रोवाइजेशन होगा, लेकिन निबंध लिखने के लिए ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, समझ का होना, विचार का होना। तो जहाँ विचार मायने रखेंगे वहाँ संज्ञानात्मक अधिगम, जहाँ प्रैक्टिस मायने रखेगी वहाँ गत्यात्मक अधिगम। एक और एग्जाम्पल समझ लो, भाषण बोलना। आप जानते हो मोदी बोलता है, राहुल गांधी बोलता है, अटल बिहारी बोलते थे, सोनिया गांधी बोलती थी, लेकिन आपने क्या पाया कि किसका भाषण बोलने की कला अच्छी हो सकती है, किसी की नहीं। सोनिया गांधी अभी पढ़ के बोलती हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास भाषण बोलने की कला बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन जैसे आप अटल बिहारी जी को तो जाना ही जाता है, सुषमा स्वराज जी को जाना जाता है, क्यों, क्योंकि उन्हें भाषण बोलने की क्या आती है, कला। लालू यादव को ले लीजिए, कितना अच्छा बोलता है वो, क्योंकि उसके पास कौन सी कला है, भाषण बोलने की।
इसके अलावा एक और है सभा को क्या करना, आयोजित। जैसे मान लीजिए, अब इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे सपोज आप करिए कि आपके अंदर क्या है कि वो चीज़ है जिसमें आप मैनेजमेंट करना जानते हैं। जैसा आपने देखा कोई पब्लिक रैली होती है, अभी आपने देखा होगा, मैं किसी पार्टी का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, जस्ट मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ उन एग्जाम्पल से जिससे आपको समझ में आए। जैसा आपने देखा होगा चुनाव जब भी आए तो भाजपा के उनका प्रबंधन मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो वो क्या करते थे, उस मैनेजमेंट की वजह से ज़्यादा लोगों को अपनी रैली में इकट्ठा करते थे, और इससे न्यूज़ चैनल में एक लाइन बनती थी कि भाई बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग चाहते हैं, और हर कोई उनसे सीख के दूसरी पार्टियाँ भी करने लगे। तो जैसे किसी सभा को आयोजित करना है, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए कोई दिमागदार बनने की ज़रूरत पड़ेगी जो आपका प्रोग्राम सही से आयोजित करवा पाए। और ऐसे ही मतलब इसमें जो संज्ञानात्मक अधिगम होगा, इसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, दिमाग के समझने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या है, खुद से करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं फाइनली इन दोनों का मतलब फाइनल लिखूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, गत्यात्मक का मतलब प्रैक्टिस, और इसका संज्ञानात्मक का मतलब क्या हो गया, चीज़ों को समझ। क्लियर है गाइस? तो इस तरीके से हम समझ चुके हैं कि अधिगम मतलब किसी लक्ष्य उद्देश्य को दो तरीके से पाया जा सकता है, या तो बार बार प्रैक्टिस करके या फिर किसी चीज़ को समझ कर। लेकिन जैसे आप सीटेट पास करना चाहते हैं, केवीएस पास करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको समझना भी पड़ेगा और साथ में क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। प्यारे बच्चों, मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जब भी ये बुक पढ़ेंगे, कहीं से भी इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो इतना बोरियत लगेगी क्या बताऊँ। तो पूरी कोशिश यही रहती है, पूरा रैम एकेडमी की यूएसपी है कि आपको लगेगा ही नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। बस इस बात के लिए सीरियस रहें कि हर एक चीज़ जब वीडियो देखना चालू किया करें, तो ये नहीं कि आप उसे स्किप करने लग जाएँ, फॉरवर्ड करने लग जाएँ, तो फिर मज़ा ख़राब हो जाएगा। मैं रोज़ 1 या 2 वीडियो डाला करूँगा, आप बस उन्हीं को देखते रहिए, आपको पता नहीं चलेगा कब पास होगा। मैं बच्चों को स्टेटमेंट भी आगे अपलोड कर दूंगा, जो भी बच्चे यहाँ, कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग सीटेट पास हो चुके हैं, कम से कम 300-400 लोगों की यहाँ जॉब लग चुकी होगी। अभी जो 69 वाली भर्ती आएगी उसमें भी बहुत सारे, कम से कम 600-500 बच्चे होंगे जिनकी जॉब लग चुकी होगी। तो इस तरीके से बहुत सारा काम। तो प्रैक्टिस प्लस क्या होगी, समझ। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, ये अलग टॉपिक है लेकिन इसी का हिस्सा, अधिगम के प्रकार। अधिगम को प्रकार को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक थे RM गैने, तो उन्होंने अपनी एक हिरार्ची, लर्निंग हिरार्ची को प्रपोज्ड किया, मतलब दिया, और ये कई बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए मैं इसे भी समझा देता हूँ आपको लगे यहाँ तो कि मतलब अधिगम के प्रकार मतलब किस तरीके से अधिगम हो सकता है। तो इसी को समझाया किसने, RM गैने ने। उन्होंने एक पूरी हिरार्ची बताई। मैं पहले इसका आपको अंग्रेजी और हिंदी नाम बता देता हूँ, फिर एक एक करके समझाता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम किससे सीखते हैं, संकेतों के माध्यम से सीखते हैं। तो ये कौन सा हो गया, संकेत अधिगम, अंग्रेजी में सिम्बॉलिक लर्निंग कहलाया। दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, जिसे हम SR थ्योरी या फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं। इसके अलावा श्रृंखला अधिगम, चयन से सीखते हैं। शाब्दिक अधिगम, वर्बल लर्निंग से सीखते हैं। बहुवेदन अधिगम, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग से सीखते हैं। संप्रत्यय अधिगम, कंसेप्ट लर्निंग से सीखते हैं। सैद्धांतिक अधिगम, थ्योरी लर्निंग से सीखते हैं। समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से सीखते हैं। अब प्यारे बच्चों, ये तो समझ में आ गया, ये तो लिखा हुआ है, बुक में भी ऐसे कुछ लिखा होता है। जैसे जैसे मैं बोल दिया कि संकेतों माध्यम, ऐसे ही बुक में लिखा होता है, और इसी वजह से फिर पढ़ाई क्या लगने लग जाती है, कठिन। अब देखिए, मैं रंग भरूंगा, याद रखना, हर एक पिक्चर में मेरा जो पढ़ाने का भी तरीका मैंने ऑनलाइन अपनाया हुआ है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको पहले से बोर्ड पर लिख देता हूँ। अब बस एक चीज़ याद रखना, पूरे बोर्ड पर हर लिखी हुई चीज़ पर शुरुआत में ध्यान देना। मैं जैसे जैसे चलता चला जा रहा हूँ, मेरी जहाँ जहाँ उंगली रख रही है, आप बस उस चीज़ को समझिए। आपको पता नहीं चलेगा कब इसमें पूरे बोर्ड पर लिखी हुई एक एक चीज़ समझ में आ गई, और पूरा बोर्ड आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके इसमें रंग भरते हैं। ये देखिए रंग भरे हुआ, अलग कलर से लिखा हुआ ना, तो इसी कहते हैं रंग भरना। जैसे आप याद रखें, किसी चीज़ का स्केच बनाएं, तो उसको उससे, जैसे तोते की पिक्चर बनाई पेंसिल से, तो वो बनी तो है, लेकिन उसमें कलर भर दो तो उसमें जान आ जाती है, ओरिजिनल लगने लग जाता है। तो वैसे ही जो आपकी किताब है वो बेजान है, टीचर उन किताबों में क्या भर देता है, रंग, जिससे वो किताबें भी समझ में आने लग जाती हैं और आपको मज़ेदार भी लगने लग जाती है। चलिए, तो ये किताब का ही एक कोई पेज होगा या पढ़ाई का अपना पेज है, इसमें रंग भरते हैं अपनी बातों से, उदाहरण से। जैसे सबसे पहले संकेत अधिगम, ये क्या होता है, कैसे मानेंगे कि ये संकेत अधिगम। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल बगल में लिख दिया, ट्रैफिक सिग्नल। तो आपने देखा होगा, जब भी आप कहीं हाईवे पे जाएंगे या रोज़ शहर में आप आगे पीछे जाते होंगे, तो आपको कुछ ट्रैफिक सिग्नल मिलते हैं। जैसे आपको रेड, ग्रीन और येलो का तो मतलब मालूम ही है। रेड मतलब स्टॉप होना होता है, येलो का मतलब वेटिंग पीरियड की, जिसमें आप चलने के लिए क्या हो जाए, तैयार, और ग्रीन का मतलब क्या है, आप चले जाएं।
जेब्रा क्रॉसिंग देखी होगी, जिसका मतलब पैदल चलने वालों के लिए है। साइडर बार बने होते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे, जो आप बड़े जाएंगे तो आगे पुलिया मोड़ होगी तो पुलिया का साइन बना होगा, कहीं मंदिर या स्कूल होगा तो वहाँ बच्चों की तस्वीर बनी होगी, कहीं खतरा होगा तो वहाँ पे क्रॉस का साइन बना होगा। तो ये सब जो चीज़ें, कहीं स्पीड मेंटेन करनी होगी, मतलब आबादी एरिया को तो वहाँ स्पीड का मेंटेन का हो जाता है भैया 60 किलोमीटर स्पीड ही रखें। तो ये सब क्या है, ट्रैफिक सिग्नल। क्या वो कुछ बोलते हैं, क्या कुछ लिखते हैं? इवन जो पढ़ा लिखा भी ना हो तो उनको भी समझ में आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ संकेतों के माध्यम से शिकार होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम मनोविज्ञान की भाषा में समझाएं तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसके माध्यम से सीखते हैं? संकेत अधिगम, सिंबॉलिक लर्निंग के माध्यम से सीखते हैं। अब आते हैं हम दूसरी चीज़ पे, जिसका नाम क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, या फिर क्या कहते हैं? एसआर थ्योरी। ये क्या कहती है कि ये कैसे सिखाती है? आपने देखा होगा हर व्यक्ति, आप मेरा यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं या किसी भी चीज़ का, किसी को पढ़ाई अच्छी लगती है, बिल्कुल फैक्ट बात है। जितनी देर में आपको पढ़ाई का वीडियो देखने में मन लगता है ना, मेरा तो चलो फिर भी मज़ा ही आता होगा आपको, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं, क्योंकि पढ़ाई उबाऊ नहीं लगती। तो क्या होता है कि हमेशा याद रखिए, उस चीज़ में आपको अच्छा लगता है जिसमें आपका क्या हो? उद्दीपक जगे। उद्दीपक का मतलब याद रखना, अंग्रेजी में तो स्टिमुलस होता है, उद्दीपक मतलब जो आपके अंदर क्या उत्पन्न करे? उत्तेजना उत्पन्न करे। क्या उत्पन्न करे? उत्तेजना। ऐसी चीज़ जो आपके अंदर उत्तेजना उत्पन्न करे वो क्या कहलाता है? आपका उद्दीपक कहलाता है, स्टिमुलस कहता आता है। जैसे आपको याद है, आप आखिर लॉकडाउन चल रहा है तो मैं नहीं लेना चाहता नाम, पानी पूड़ी। जैसे ही आप पानी पूड़ी का ठेला दिखता है तो उसको देख के मुँह में पानी आता है, जेब से 10 रुपये निकलते हैं, ठेले वाले के पास पहुँच जाते हैं और पानी पूड़ी चालू हो जाती है। तो ये पानी पूड़ी उद्दीपक है कि नहीं है? या आप खाने पीने के शौकीन है, जहाँ आपने रसगुल्ला देखा, रसमलाई देखी, आपका मन में पानी आ गया, मुंह में पानी, तो ये सब क्या है? उद्दीपक। और उस उद्दीपक को देख कर आप क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं कि जेब से रुपये निकालेंगे, रुपये नहीं होंगे तो बगल वाले से कहेंगे भाई यार खिला दे यार आज। तो ये सब क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसआर थ्योरी। मैंने उदाहरण के लिए अभी पानी पूरी तो समझा ही दिया है। जैसे आप अगर कॉलेज के स्टूडेंट हैं या लगभग सब की उम्र 22-20 के ऊपर होगी, तो सभी के पास अपना एक सपना होता है कि भैया पहले तो आने जाने के लिए क्या हो? ड्रीम बाइक हो। तो इसीलिए भी मेहनत कर रहे होते हैं भैया अपनी बाइक से चलेंगे, अगर इतनी परसेंटेज ले आए या सीटेट पास हो गए तो पापा जला देंगे या हम खुद से ले आएंगे। या दूसरा मैंने लिखा कि भैया मान लो है बाइक आपके पास, पैसे वाले आदमी हो, तो ड्रीम वाइफ तो ज़रूर नहीं होगी, क्योंकि बिना जॉब के ड्रीम वाइफ और ड्रीम हस्बैंड मिलता नहीं है। तो ड्रीम वाइफ पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। यूट्यूब पे वीडियो देख ही रहे हैं, सीटेट पास हो जाए, जॉब गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो ड्रीम वाइफ या हस्बैंड पाने के लिए आपको क्या करना होगा? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम करना पड़ेगा। मतलब कि उद्दीपक आपके सामने कौन है? वाइफ या हस्बैंड। ये जो वाइफ या हस्बैंड है ये सब आपके लिए क्या है? उद्दीपक हैं। और उनके लिए ही आप क्या कर रहे हो? अनुक्रिया मतलब दिन रात एक किए पड़े हो, पढ़ जा भैया, लग जा नौकरी तो कल्याण हो जा, नहीं तो ऐसे ही घूमते फिरेंगे। तो यही है आपका क्या? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। फिर आते हैं कि अधिगम पे, तीसरे नंबर के अधिगम पे श्रृंखला अधिगम, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम? चेन लर्निंग कहते हैं। प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? चेन लर्निंग। देखिए मैंने एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है, शायद आपको समझ में ना आ रहा हो, सुबोपली। ये भाषा विकास का क्रम होता है। अभी जब मैं सीटेट के आगे हिंदी की पेडागोजी पढ़ाऊंगा तो इसमें बहुत काम आएगा। तो याद रखना, सबसे पहले अगर हम भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले सु मतलब सुनना, फिर उसके बाद क्या होता है? बोलना सीखता है बच्चा, फिर क्या सीखता है? पढ़ना सीखता है, और फिर क्या सीखता है? लिखना सीखता है। आप कहोगे सर ये तो मुझे गलत लग रहा है, हमने तो सर पहले हाथ में क्या पकड़ी थी? किताब। तो हमने तो सबसे पहले सर पढ़ना सीखा था, फिर पढ़ने के बाद हमने लिखना सीखा था, फिर हमने बोलना सीखा था, फिर हमने सुनना सीखा था। क्योंकि मैं तो कक्षा 1 में गया तो टीचर ने किताब पकड़ा दी, बोलो बेटा ये है आ, ये है बड़ा, फिर कहा गया कि आ बनाओ। तो आपको तो ऐसा लगता होगा, लेकिन याद रखना ये सब साथ में चलता है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जब छोटा बच्चा होता है सबसे पहले शांत होता है, सबसे पहले क्या करता है? चीज़ों को सुनता है। आप कहते हो अरे ये मम्मी है, ये पापा हैं, ये भाई है, तो सुनता रहता है। धीमे धीमे सुनकर वही चीज़ को क्या करने लग जाता है? बोलने लग जाता है। आपने देखा हो सबसे पहले नॉर्मल से वर्ड बोलता है, अम्मा, पापा, पप्पा, इस तरीके से वर्ड बोलते हैं। तो ये आपका बोलना। फिर बोलने के बाद क्या है भैया? 2-3 साल तक बोलता रहता है बेचारा। फिर आप जाते स्कूल, नर्सरी में या आपकी कक्षा 1 में, वहाँ जाके क्या सीखता? पढ़ना। और पढ़ने के बाद क्या सीख जाता है प्यारे बच्चों? लिखना। तो याद रखना, जैसे भाषा को सीखने की अपनी एक चेन है,
कि किसी अगर भाषा बोलना सीखना है तो सबसे पहले सुनना है, फिर बोलना, पढ़ना, लिखना। अंग्रेजी में भी आपको यही करना चाहिए। आपको अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं है अंग्रेजी बोलने के बाद? क्योंकि आप अंग्रेजी को लिखकर और पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं, जबकि अंग्रेजी को पहले क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए, फिर लिखना चाहिए। अपने इंडिया में उल्टा हो रहा है, आप पढ़ते हैं लिखते हैं इसीलिए आप अंग्रेजी स्पीकिंग का कोर्स करते रहते हैं, लेकिन अंग्रेजी आज तक ना आ पाई। इसके बाद है श्रृंखला के बाद कौन सा है? प्यारे बच्चों, आई होप कि समझ में आ गया हो। हर एक चीज़ को सीखने की क्या होती है? चैन होती है। जैसे आपने देखा होगा ये यहाँ से एक तरीके से बड़ा अच्छे से, मतलब जो भी मैं अब यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये सब एग्जाम में आता है, तो उसके शुरुआत के जो 3-4 वीडियो हैं ये और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो श्रृंखला है। देखिए यार ना, कोई टीचर तभी अच्छा माना जाएगा जब वो आपको इस तरीके से पढ़ाए कि आपको पता ना चले और सब समझ में आता है। मैं भी कर सकता था, हाँ भैया लिख लो, ये ऐसा होता है, मैं पढ़ के बता देता, बात खत्म हो गई। तो मैंने नया काम क्या कर लिया? ये तो आप भी कर सकते थे, किताब ले आते और वहाँ पढ़ते रहते। तो ये कौन सा अधिगम हो गया प्यारे बच्चों? आपका श्रृंखला अधिगम हो गया। इसके बाद आ जाओ शाब्दिक अधिगम, अंग्रेजी में कहते हैं वर्बल लर्निंग। प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? वर्बल लर्निंग। तो श्रृंखला शाब्दिक अधिगम में वर्बल लर्निंग कैसे होती है समझो। जैसे आपने देखा होगा कुछ जगह कमांड्स में काम चलता है, जैसे कभी युद्ध पे जाओगे या सेना में रिहर्सल हो रही है, पीटी हो रही है या फिर मॉक ड्रिल हो रही है, तो उसमें सेना में कमांड ये आती है, सावधान, आगे मोड़, कंधे पे रख, बंदूक चढ़ा, फिर गोली मार, ऐसे करके कमांड्स देते हैं, वो पूरी बात नहीं बोलते हैं। तो ये जो इस तरीके का अधिगम होता है वो कैसा होता है? शाब्दिक अधिगम होता है, जिसमें हम शब्दों के माध्यम से चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं? समझ रहे होते हैं। तो इस तरीके का अधिगम वर्बल लर्निंग कहलाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, बच्चों को सिखाने में काम आता है। आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे बच्चे हैं तो वहाँ शाब्दिक अधिगम में काम आते हैं। नहीं कहते हैं सावधान, विश्राम, सभी लोग एक साथ राष्ट्रगान प्रारंभ करेंगे या प्रार्थना प्रारंभ करेंगे, तो ये सब किसमें आता है? शाब्दिक अधिगम, वर्बल लर्निंग। इसके बाद कौन सा अधिगम है प्यारे बच्चों? बहुविभेदन। बहु देखो ये कब काम आता है? ये इसके जो सब शुरुआत के बाद अब आता है बहुविभेदन। बहु का मतलब होता है बहुत सारा, विभेदन मतलब विभेद करना। किसी भी चीज़ को आप सीखते हैं तो हमेशा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हो यूट्यूब चैनल। आप मान लीजिए अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं भी आपसे बोलूँगा कि अंधा किसी चैनल पर विश्वास ना कर लो, ना जाने कौन आपकी लुटिया डुबो रहा हो। पता चला आपको लगा ये तो सर बहुत बढ़िया है। जैसे सपोज मैं ही साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो मैंने आपसे पहले कह दिया कि देखिए ये साइकोलॉजिकल वे में चलेगी। आप ये मत सोचिए कि हर एक चीज़ से आ जाएगा, जहाँ आएगा वहाँ मैं बताऊंगा कि इस टॉपिक से ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जिन्हें आपको पढ़ना ज़रूरी है ताकि आपकी समझ बेहतर बन सके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना RM ज्ञान है, लेकिन 100% आता है ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन इससे बहुत सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे, जैसे उद्दीपक क्या होता है, श्रृंखला क्या होता है, वर्बल क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, सिम्बॉलिक क्या, ये तो समझ में आ रहा है, इसलिए इसे पढ़ाया जा रहा है आपको। तो YouTube चैनल पे अगर आपको मान लीजिए बहुविभेदन अधिगम से सीखना, तो कैसे कि YouTube चैनल पे CTET के या KVS के सारे चैनल सर्च करिए, आपको बड़े चैनल भी मिलेंगे, छोटे भी मिलेंगे। फिर हर एक चैनल का आप वो देखेंगे, वीडियो सब कुछ देखेंगे। फिर देखिए किसकी भाषा समझ में आती है, किसकी नॉलेज अच्छी है, किसका परफॉर्मेंस अच्छा है। फिर सबसे ज़रूरी बात, मैंने अगर ये YouTube चैनल खोला हुआ तो इसलिए, मतलब मैं YouTube चैनल पर आता हूँ तो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है अभी भी ऐसा कोई भी चैनल नहीं है कि जो आपको सरल से सरल भाषा में, इवन खासकर हिंदी बेल्ट वाले बच्चों को, UP, MP, राजस्थान, हरियाणा, आपका बिहार, इन सारे जिलों में, हिमाचल से लेकर पंजाब तक में, इवन आपका ऐसा कोई चैनल नहीं है जो आपको सरल से सरल भाषा में, हिंदी माध्यम में, अंग्रेजी के साथ चलते हुए आपको चीज़ें सिखा सके। तो इसी को कहेंगे क्या? बहुविभेदन अधिगम। आपने बहुत सारे YouTube चैनल देखे, उसके बाद एक पिक कर लिया, आपको लगता है कि ये खुद योग्य है भैया, अगर अनुभव होगा निकालने का भी तो ज़्यादा अच्छे से आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचा सकते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा अधिगम? बहुविभेदन अधिगम। फिर आते हैं किस पे? संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम का अंग्रेजी मतलब क्या है? कंसेप्ट लर्निंग। देखो कहा नहीं जाता है पढ़ाई मेरी पूरी, आप चाहे मैथ के वीडियो देखोगे, एक एक वीडियो में आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ। ट्रिक बात की बात होती है। जैसे देखिए अभी मैं ये सब जो पढ़ा रहा हूँ इसके लिए कंसेप्ट से ही तो समझ में आ रहा है। अगर मैं उदाहरण ना दूँ तो ये वर्ड समझ में आएंगे, आपको रटना पड़ जाएगा आपको, उसके बाद मैं ट्रिक बना दूंगा। तो याद रखिए पहले कंसेप्ट से पढ़िए, पहले आप कंसेप्ट जाना। कंसेप्ट मतलब उस चीज़ के पीछे की छिपी चीज़, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग है, उसके पीछे का कंसेप्ट है स्थानीय मान। जैसे स्थानीय मान समझ में आ गया, उससे जोड़, गुणा, भाग, घटाना आ गया, आप गणित में देखना भी, ये सब चीज़ें उसमें डली हुई हैं। तो सही कहते हैं हम अंग्रेजी में कंसेप्ट लर्निंग, मतलब वह सोच या फलसफा जिस पर चीज़ें काम करती हैं। जैसे आपने देखा हो किसी से काम निकलवाना हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ कंसेप्ट क्या है कि आप मीठा बोलिए। अगर आप मीठा बोलेंगे तो आप उससे क्या निकलवा लेंगे काम, किसी से आप ज़बरदस्ती गंवार भाषा बोल के नहीं निकल पाएंगे काम। तो ये कौन सा लर्निंग है? कंसेप्ट लर्निंग है। जैसे आपको मालूम है, देखिए आप कई बार आजकल तो बहुत चल रहा है, बच्चे बड़ी जल्दी दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, फीलिंग सैड,
इमोजी डालने लग जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है भैया, आपके दुखी होने का कारण क्या है? जो बड़े बड़े विद्वान है वो कह गए दुख का मूल कारण मोह है। जिस चीज़ से आपको मोह रहेगा उसी की वजह से आपको क्या होगा, दुख। आप अपना मोह खत्म कर दीजिए। सपोज आपका अपनी बाइक से मोह है, बहुत ज़्यादा मोह, रोज़ साफ करके रखते हैं और किसी दिन स्क्रैच आ गया, आपको उस बंदे पे गुस्सा आएगी जिसकी वजह से स्क्रैच आ गया। लेकिन मान लीजिए बाइक से आप उतना संबंध, अरे कोई बेजान सी चीज़ है, स्क्रैच आ गया नया डल जाएगा, सही हो जाएगा, कुछ पॉलिश हो जाएगी। लेकिन चूंकि आपको क्या है, मोह है, तो उसकी वजह से क्या आ रहा है, गुस्सा। तो याद रखिए कि आपको तभी दुख होगा जब जहाँ पर आपका क्या होगा, मोह होगा। तो मोह खत्म कर दीजिए, आपका दुख अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म। ये जो मैंने बात बताई ये कैसी बात है, कंसेप्चुअली बात है, कंसेप्ट लर्निंग है। अगले पे आते हैं, किसका क्या नाम है, सैद्धांतिक अधिगम। अब जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनको समझ में आता होगा, ये मतलब समझ में आएगा कि यार ना अधिकतर जो चीज़ें हैं, जो अभी मशीन है या ये सब वीडियो ये सब ये काम कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं E=mc, मतलब आइंस्टीन का ये जो इक्वेशन है, पूरे इन्वेंशन इसी पे काम कर रहे हैं। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण, E फॉर एनर्जी, M फॉर मास। तो E=mc² पर सारा काम हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ऊर्जा और द्रव्यमान और तुल्यता का आपस में क्या है, संबंध है। सारा काम जो आगे के जो डायनामिक फिजिक्स है उसमें गति के नियम न्यूटन के लग जाते हैं भैया। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो उसी में रहेगी, गतिमान अवस्था में तो उस पर ही रहेगी जब तक कि वाय बल आरोपित न किया जाए। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्या होती है, तीसरा नियम है। दूसरा है F=ma के बराबर होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब किस में आती हैं, गति के नियम। अब मान लो साइंस के स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, आपको हम तो आर्ट साइड गए सर, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है गति के नियम और ये E=mc² क्या होता है। तो आप ऐसे समझ लो, सिद्धांत का अधिगम मतलब जहाँ पे सिद्धांत काम करें। जैसे कि आपको एक बात तो मालूम है, जब तक किसी चीज़ की आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो चीज़ मिलेगी क्या आपको। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं गधा पची सी करना, देखिए ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। प्रैक्टिस का मतलब है किसी चीज़ को सीखने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक मेरी लाइन है, जब तक उलझोगे नहीं, मैं यही लिख रहा हूँ, जब तक उलझोगे नहीं तब तक सुलझोगे नहीं, तब तक सुलझोगे नहीं। ऐसी टैगलाइन मैं आपको बनाता रहूँगा, आप ये लाइन दिमाग में बिठा लो और ना जाने आप क्या क्या सीख जाओगे। जब तक उलझोगे नहीं तब तक सुलझोगे नहीं। जो उलझते हैं वही क्या होते हैं, सुलझते हैं। मतलब जब तक आप पढ़ाई में इन सब में कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपका ना बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन वीडियो देखने के बाद पूरी ईमानदारी से देखने के बाद तो कन्फ्यूजन नहीं होता। तो यही है आपका पढ़ना सैद्धांतिक अधिगम। सिद्धांत कहता है कि उलझिएगा तो ही सुलझिएगा। अब आते हैं आगे, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। मतलब ध्यान रखना, मुझे लगता है कि जो बच्चा बिल्कुल मक्कार होता है वो इसी से सीख रहा होता है। भाई आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए आपका कुआं खोदने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं खोदेंगे आप। लेकिन जैसे ही घर में आग लग जाएगी तो पानी के लिए दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे। मान लो घर में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन से आप भूखा मरने लगते हो उसी दिन से घर में भी क्या होने लग जाएंगे आपसे काम। तो भैया आग लगने पर तो कुआं हर कोई खोदता है, मतलब कोई आफत आ जाती तो फिर अपने आप उसके लिए आप समाधान ढूंढने लग जाते हैं। जैसे भैया 20 साल तक आपको आपके पापा मम्मी खूब पढ़ा रहे थे, अब उसके बाद क्या हुआ, हस्बैंड आपका खूब, मतलब आप अगर वाइफ हैं तो आपका हस्बैंड केयर टेक कर रहे थे, फिर उन्होंने देखा, या सॉरी हस्बैंड तो केयर टेक करना उनका काम ही है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं आपकी आइडेंटिटी होना चाहिए, या आप अपनी बात घर में रखते हैं तो आपके पापा मम्मी आपको ताने देके दबा देते हैं कि तुम साले हमारी रोटी खा रहे हो और फिर तुम बातें भी कर रहे हो, तो कोई नहीं सुनने वाला है। तो इसके लिए आप अपनी आईडी बनाना चाहते हो, तभी तो सीटेट पढ़ रहे हो या KVS की तैयारी कर रहे हो कि यार जॉब वॉब लग जाएगी, अपना पैसा आएगा तो अपने तरीके से क्या कर पाएंगे, खर्च, सारी बात क्या हो जाएगी, ख़त्म। कोई ताने नहीं मारेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। तो यही है आपका क्या, समस्या समाधान अधिगम। सीटेट या KVS पास करना आपकी क्या है, समस्या। और इसी के लिए मेरी फालतू की बात है, जो भी आपको लग रहा हो, आई होप कि आप जानें कि ये फालतू की बातें हैं या नहीं। अगर आप सीरियसली आपको ये लक्ष्य है तो आपको ये बिल्कुल फालतू नहीं लग रही होंगी, अगर आपका ये लक्ष्य नहीं है तो बिल्कुल फालतू लग रही होंगी। तो प्यारे बच्चों, 2 मिनट में फिर रिवीजन का टाइम आ चुका है, तो रिवीजन करते हैं। हमने देखा अधिगम के प्रकार, आज का टॉपिक था अधिगम के प्रकार। सबसे पहले हमने सामान्य प्रकार देखे, उसमें 2 प्रकार के अधिगम थे, गत्यात्मक अधिगम और संज्ञानात्मक अधिगम। मैंने बताया कि गत्यात्मक अधिगम वह अधिगम होता है जिसमें हमें व्यवहार में अपनाकर चीज़ों करना होता है, या मैंने एक वर्ड बता दिया था, प्रैक्टिस।
और संज्ञानात्मक मतलब संज्ञान माने क्या, समझ, जिसमें हम समझ से काम करते हैं। जैसे हमें निबंध लिखना है, भाषण बोलना है, सभा को आयोजित करना है, तो हमें कैसा अधिगम चाहिए होगा, संज्ञानात्मक अधिगम। लेकिन अगर हमें साइकिल चलानी सीखनी है, टाइपिंग सीखनी है, तैरना सीखना है, तो हमें कौन सा अधिगम चाहिए होगा, गद्यात्मक अधिगम। तो इस तरीके से गद्यात्मक अधिगम मतलब जिसमें हमें चीज़ों को काम करके सीखते हैं, और संज्ञानात्मक अधिगम मतलब जिसमें हम चीज़ों को समझ से अपने दिमाग से सीखते हैं। याद रखना, जैसे सीटेट या केवीएस का एग्जाम पास करना है तो हमें गद्यात्मक अधिगम को भी अपनाना होगा, मतलब प्रैक्टिस भी करनी होगी, और साथ में समझ को भी अपना तैयार रखना होगा। तो ये तो था आपका अधिगम के नॉर्मल प्रकार। फिर हमने बताया आपको आर्यम गैनी के अधिगम सोपान की। इसमें सबसे पहले क्या बताया, सिंबॉलिक लर्निंग। फिर हमने बताई, ये ध्यान रखना, मैं हिंदी नहीं बोलता हूँ, आप भी अंग्रेजी के वर्डों से ही समझा करिए, जल्दी समझ में आते हैं। फिर हमने बताया आपको एसआर थ्योरी, फिर चेन, फिर वर्बल, फिर डिस्क्रिमिनेशन, कंसेप्ट, थ्योरी और प्रॉब्लम। अगर विजन में बताएं तो संकेत अधिगम में मैंने एक उदाहरण दिया ट्रैफिक सिग्नल का, कि कैसे ट्रैफिक सिग्नल के संकेतों से आप चीज़ों को सीख रहे होते हैं। फिर हमने उद्दीपक अनुक्रिया में बताया कि उद्दीपक का मतलब होता है उत्तेजना उत्पन्न होना, जैसे कि पानी पूरी का एग्जाम्पल दिया, जैसे कि ड्रीम बाइक का, ड्रीम वाइफ और ड्रीम हस्बैंड का दिया। उन सबको पाने के लिए आप क्या कर रहे होते हैं, काम। श्रृंखला अधिगम में आपको चेन बताई, जैसे भाषा सीखते हैं तो किसके आधार पर सीखते हैं, सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के आधार पर सीखते हैं। फिर हमने बताया आपको शाब्दिक अधिगम, उदाहरण दिया मिलिट्री में, सेना में कमांड के थ्रू काम होता है, या प्रार्थना सभा में, आप विद्यालय में पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी कमांड के थ्रू काम होता है। तो वहाँ किससे सीख रहे होते हैं बच्चे, शाब्दिक अधिगम से। फिर अगला है बहुविवेदन अधिगम, जिसे अंग्रेजी में हम डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहते हैं। ये वेरियस यूट्यूब चैनल में आप कंपेयर करके, एक यूट्यूब चैनल जिससे आप पढ़ना चाहते हैं, तो अगर ऐसा करेंगे तो ये कौन सा अधिगम है, बहुविवेदन अधिगम है। फिर इसके बाद मैंने बताया आपको संप्रत्यय अधिगम, कंसेप्ट लर्निंग, मतलब वह सोच जिस पर चीज़ें काम करती हैं। जैसे भाई आपको दुख क्यों होता है, क्योंकि आपको उस चीज़ से क्या होता है, मोह है। आप अपना मोह खत्म कर देंगे, आपका दुख हमेशा के लिए क्या हो जाएगा। अगला था आपका सैद्धांतिक अधिगम। सैद्धांतिक मतलब मैंने बताया जिनमें चीज़ों काम करते हैं किस पर, सिद्धांतों के आधार पर। जैसे साइंस के वे में देखो तो गति के नियम पर सारी चीज़ें काम करती हैं। E=mc² जो कि आइंस्टीन ने दिया था, इस पर तो पूरी फिजिक्स क्या, पूरी दुनिया काम कर रही है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो आर्ट साइड के स्टूडेंट के हिसाब से समझ लो, जैसे एक सिद्धांत होता है कि जब तक उलझिएगा नहीं तब तक सुलझिएगा नहीं। तो अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको उसके लिए कंफ्यूज तो होना पड़ेगा, उलझना तो पड़ेगा। फिर अंतिम चीज़ है आपका क्या, समस्या समाधान अधिगम, जिसमें कि सीटेट या केवीएस से कुछ आपको पास करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने आप जब आपको दिमाग में रखेंगे पास करना है तो अपने आप उसके लिए रास्ता भी निकालने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर आप सीटेट केवीएस से स्टूडेंट होंगे तो ये साइकोलॉजी या जो भी आप टीचर से रिलेटेड होंगे तो फिर ये आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होगा। अब ऐसा बच्चा जो एसएससी की तैयारी कर रहा है वहाँ तो साइकोलॉजी आने नहीं वाली, तो वहाँ आपको क्या क्या लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने देखी आर्यम गैनी के अधिगम सोपान की। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर ये याद हो जाए तो आपको मज़ा आ जाए, है ना, 1 मिनट के अंदर याद आए। तो चलो इसे याद करने की एक ट्रिक देख लेते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं रैम ट्रिक। देखिए अब मैं आपको बनाना सिखाता हूँ, क्योंकि ऐसे मैं ही नहीं पॉपुलर होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी पॉपुलर हो, अपने दिमाग से पढ़ना सीखें। देखिए एक यहाँ सबसे खास बात क्या है रैम अकेडमी की, कि मैं आपको बना देता हूँ। आपके अंदर की प्रबंध बताना से अच्छा मतलब क्या था, अंदर से छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया, तो बस यही कर रहा हूँ। तो देखिए अगर हम अंग्रेजी से देखें तो एस सिम्बॉलिक हो गया, फिर ये अनुक्रिया एसआर थ्योरी का एस हो गया। इसका पहला लेटर लेते हैं, सी फॉर चेन लर्निंग, वी फॉर वर्बल, डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन, सी फॉर ये वाला कंसेप्ट था, फिर टी फॉर क्या था, देखो जरा, टी फॉर क्या थी, थ्योरी लर्निंग, और पी फॉर क्या था, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो कम से कम इनके पहले वर्ड से आपको पूरा नाम याद आ जाता है। अब एस एस सी वी डी सी टी पी, इनके बीच कोई बढ़िया सी लाइन बना ले तो मज़ा आ जाएगा। तो चलो बनाते हैं। जैसे एस एस सी, तो ये तो एक बहुत पॉपुलर कोर्स होता है एस एस सी, ठीक है। अब ये एक लाइन बनाता हूँ, इज वेरी, देखो जरा, एस एस सी इज वेरी, ये होगा एस एस सी हो गया, ये वेरी हो गया। इज वेरी, डी फॉर डिफिकल्ट मान लूँ, डिफिकल्ट, ऐसे ही हर किसी को जॉब थोड़ी ना मिल जाती है एसएससी में। सी फॉर मान लो मैं कोर्स मान लूँ, एसएससी कोर्स ही तो होता हूँ। और टी का मतलब यहाँ कैपिटल लिख देता हूँ 2, और पास माने पास। ये बन गई ट्रिक प्यारे बच्चों। एस फॉर सिंबॉलिक, एस फॉर एसआर थ्योरी, सी फॉर आपका क्या है प्यारे बच्चों, चेन लर्निंग। फिर बेरी, वी फॉर क्या हो जाएगा, वर्बल। ये आ गए आपका एस एस सी, वेरी डिफिकल्ट कोर्स टू पास। टोटल कितने हैं, 8, ऊपर देख लो 8।
तो इस तरीके से आर्यम गैने की अधिगम सोपानकी का मतलब प्यारे बच्चों एक लाइन, और वो लाइन क्या है, SSC इज वेरी डिफ़िकल्ट कोर्स टू पास। तो ऐसे ही मज़ेदार, देखिए पूरा आधा घंटे की लाइन 2 मिनट में ख़त्म हो गई, आप याद करके जा रहे हो। मैंने कहा था ना मेरी टैगलाइन क्या है, पढ़ें ऐसे कि अपने आप सब याद हो जाए। आपको याद हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारे बच्चों लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें अपना, ताकि हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिले आपको आगे बढ़ने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को नंबर 1 चैनल बनाएंगे। सिर्फ इटावा तो लगता नहीं अपना, भारत का नंबर 1 चैनल पढ़ाई के मामले में। ठीक है, सफलता दिलाना मेरा काम, बाकी प्यार बांटना या देना आपका भी काम। कमेंट में सजेशंस लिखें। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम जा रही है, तो लॉकडाउन की वजह से हो सकता है कभी कभी कमेंट डिसेबल हो जाते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ लर्निंग, अधिगम के प्रकार। थैंक यू बच्चों।